हमारे मोहल्ले में एक अपाहिज लड़का अपनी खूबसूरत बहन के साथ रहता था। आज तक किसी भी इंसान ने उस लड़की को बाहर निकलते नहीं देखा था और ना ही मैंने देखा था। मोहल्ले के लोग कभी कभार उसको बाहर निकलते देख लेते थे, लेकिन उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाए थे। मोहल्ले के सभी लोगों को उसकी खूबसूरत आंखों के पीछे छिपे चेहरे को देखने की बहुत ख्वाहिश थी। ऐसे ही मेरे दिल में भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उस लड़की का चेहरा देखूं। वो लड़की जब भी घर से बाहर निकलती तो उसके चेहरे पर मास्क होता, सिर्फ आंखें ही बाहर दिखाई देती थी। मैं उनके मोहल्ले में बराबर वाले घर में ही रहता था। मेरी बहन अक्सर उनके घर जाती रहती, लेकिन वो बताती थी कि उसने अभी तक उस लड़की को नहीं देखा है। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत होती थी, क्योंकि भला लड़की को लड़की से पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बहन तो एक लड़की ही थी, और जब उससे मिलने उसके घर जाती तो वो लड़की मेरी बहन के सामने भी नहीं आती थी। मेरी बहन ने बताया, जब वो लड़की मेरे सामने आती है तो उस समय भी उसके चेहरे पर मास्क ही होता है। बिना मास्क के वो किसी के भी सामने नहीं जाती है और ना ही किसी से बात करती है। उस लड़की का भाई, वो भी ठीक से चल फिर नहीं पाता था, और दोनों बहन भाई के अलावा उनके घर में कोई नहीं था। न उस लड़की के माँ बाप, न कोई दूसरा बहन भाई। वो लड़का अकेला ही काम पर आते जाते नजर आता था। वो लड़का ठीक से चल फिर भी नहीं पाता था, व्हील चेयर पर बैठकर चलता था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसकी मदद करनी चाही कि अपाहिज है, तो उसने बहुत ही प्यार से उन सबको मना कर दिया। उसकी ये खुददारी लोगों में बहुत मशहूर थी और लोग उसके साथ बहुत ही सम्मान से पेश आते थे। इस वजह से मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। उसकी बहन भी इस मामले में काफ़ी खुददार थी, कभी भी उसको दरवाजे पर खड़े होते नहीं देखा था। जबकि मोहल्ले की दूसरी बहुत सी लड़कियां शाम होने के बाद अपने अपने दरवाजे पर टिक जाती थी और आपस में बातें करती रहती थी, फिर छत पर चली जाती और एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो जाती। मेरी बहन भी खुद यही हरकतें करती थी, तो मैं उसको डांट कर अंदर भेज देता, लेकिन फिर भी मुझसे आंख बचाकर वो ये हरकतें ज़रूर करती थी। लेकिन मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैं ऐसे ही फ्री था, घर जल्दी आ गया था और खाना वगैरह खाकर घर में लेटकर टीवी देख रहा था कि अचानक ही हमारे घर की लाइट भी चली गई और गर्मी ने मुझे एकदम ही बेचैन कर दिया। खाना खाने के बाद तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और अभी गर्मी बहुत थी, जून का महीना चल रहा था। इस वजह से मैं परेशान होकर बाहर निकल आया। बाहर देखा तो गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं भी अपने समय का बहुत अच्छा खिलाड़ी होता था। क्रिकेट से एक अलग ही इश्क था। मैं तो कभी भी कोई क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता था और सारे मैच ज़रूर देखता था। एकदम ही मेरे दिल में उमंग हुई कि मैं भी उन लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेलूं। मैं बच्चों के पास गया और कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। उन लोगों ने पहले तो बहुत बुरे बुरे मुंह बनाए और मुझे इनकार कर दिया। कहने लगे, हम इतने बड़े लोगों को नहीं खिलाते। लेकिन मेरी आंख दिखाने पर और फिर बाद में थोड़ा प्यार से समझाने पर वो लोग मान गए और मुझे भी अपने साथ खिलाने पर राज़ी हो गए। मैं बैट थाम कर खड़ा हो गया और एक बच्चे ने बॉलिंग कराई तो मैंने पूरी जान से शॉट मारा और बॉल काफ़ी दूर तक गई। सारे बच्चे मुंह बनाने लगे क्योंकि शॉट काफ़ी ज़ोर से लग गया था और बॉल भी काफ़ी दूर चली गई थी। एक बच्चा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, अगर आपने इतनी ज़ोर से शॉट मारा तो हम आपको नहीं खिलाएंगे और ये हमारा फाइनल फैसला होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और बॉल लेकर आया। मैंने एक बार फिर अपनी पोजीशन ली और शॉट मारा। इस बार मैंने सीधा मारने की बजाय बैट को थोड़ा घुमाकर मारा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अच्छा भला टाइम पास करने का ये ज़रिया मेरे हाथ से चला जाए। मैंने बैट को घुमा दिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। बॉल दीवार से लगकर हमारे पड़ोसियों के घर की छत पर चली गई और ये घर कोई और नहीं बल्कि उसी जवान खूबसूरत लड़की का था, जिसे मोहल्ले में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था और ना वो किसी से बात करती थी। और ये समय ऐसा होता था, इस वक्त शायद वो लड़का भी घर पर होता था। अब मुझे टेंशन होने लगी थी, क्योंकि सारे बच्चे अब मुझे घूर कर देख रहे थे और एक शोर सा मचा दिया था। कहने लगे, अब आपको ही बॉल लेकर आनी होगी। मैंने सबकी तरफ देखते हुए मासूम सा मुंह बनाया। मैं कहने लगा, यार तुम सब मैनेज कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैंने वहाँ से खिसकने में ही भलाई जानी, लेकिन वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही तेज़ थे। उन्होंने मेरे चारों तरफ घेरा सा बना लिया और गुस्से से कहने लगे, अगर आप यहाँ से गए तो हम लोग आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। आप बाइक खड़ी करके जाएंगे, हम उसका रोज़ पेट्रोल निकाल दिया करेंगे और आपके घर का रसोई गैस का जो मीटर है उसका स्विच भी बंद करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक और गैस का मीटर सही सलामत रहे तो आपके हक में यही भलाई है कि आप अपनी
छत से होते हुए जाए और उस वाली छत से हमारी बॉल लेकर आए। मैंने खूंखार निगाहों से उन छोटे छोटे बच्चे चूज़ों को घूरा था। मुझ पर धौंस जमा रहे थे, लेकिन मैं जानता था अगर मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी, बॉल लाकर नहीं दी, तो ये लोग मेरी बाइक का सत्यानाश कर देंगे और साथ ही हमारी रसोई गैस का मीटर भी। इसलिए मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और अपनी छत पर जाने लगा। न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दिल में अजीब अजीब से डर आ रहे थे। पता नहीं वो लड़की इस वक्त क्या कर रही होगी। उनमें से किसी एक की भी नज़र मुझ पर पड़ गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कहीं मुझे देखकर शोर न मचा दे। अगर ऐसा हुआ तो मोहल्ले में मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। मैं यही सारी बातें सोचता हुआ छत पर जा पहुंचा। मैंने एक बार फिर ऊपर वाले का नाम लिया और छत पर दबे पांव उतर गया। उस वक्त कोई भी छत पर मौजूद नहीं था। सारे लोग नीचे थे और लोगों की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं आराम से छत पर बॉल उठाने लगा और वहाँ से जाने लगा, लेकिन अचानक ही मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जिसने मेरे कदम एकदम से रोक दिए थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। ये बात सुनकर मैंने एकदम ही अपने कदम छत की रेलिंग की तरफ मोड़े और नीचे झांकने लगा। यहाँ से उनका पूरा बरामदा नज़र आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही थी। सामने का जो मंजर दिखाई दे रहा था, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों को मसल मसल कर देखा, लेकिन सामने का मंजर बदला नहीं था। वो अपाहिज लड़का अपनी ही सगी बहन के साथ बैठा ये सब क्या कर रहा था। मेरी आंखें पत्थर की हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि वो सगा अपाहिज भाई अपनी सगी जवान खूबसूरत बहन के साथ ऐसा काम कर रहा था जिसे देखकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। मेरा शरीर पत्थर बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा शरीर आग की चपेट में आ गया हो। कोई भी सगा भाई अपनी बहन के साथ ये हरकत कैसे कर सकता था। ये सोचकर ही मुझे घिन आने लगी थी, क्योंकि वो अपाहिज आदमी अपनी बहन के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी की 24 बहारें देख ली थी और मैंने ये तमाम उम्र अपने मोहल्ले में ही गुजारी थी। पैदा भी यहीं हुआ था, यहीं पर खेलते खेलते जवान हो गया था। मेरे यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छी हाय हेलो थी। हम यहाँ के तमाम लोगों को जानते थे। एक दूसरे में काफ़ी प्यार मोहब्बत भी था। हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मोहल्ले के सारे लोग मेरे परिवार को भी बहुत अच्छे से जानते थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब मैं काम पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें थीं। मेरा दूसरा कोई भाई नहीं था। मैं अपने बाबा के साथ ही उनकी दुकान पर जाया करता था। हमारे मोहल्ले में सब लोग बहुत ही इज्जतदार लोग थे। सबकी बहन बेटियां भी थीं और कोई भी ज़्यादातर बाहर नहीं निकलता था। ना ही किसी के घर का लड़का बाहर गली में बैठता था। मोहल्ले की लड़कियों को सभी लड़के इज्जत और सम्मान की नज़र से देखा करते थे। कभी उन्हें गंदी नज़र से देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले का जो नियम कानून था वो बहुत ही सख्त और अच्छा था। इसी वजह से हमारे मोहल्ले की तमाम बहू बेटियां बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार बसर कर रही थी। हाँ, शाम के समय सारी लड़कियां, यहाँ तक कि मेरी बहन भी, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और बस आपस में ही बातें करती थी। लड़कों से नैन मटक्का हमारे यहाँ मोहल्ले की लड़कियां नहीं करती थी। मुझे तो लड़कियों का भी आपस में बातचीत करना पसंद नहीं था। मैं अपनी बहन को हमेशा ही इस बात के लिए मना करता था और टोकता था कि तुम ऐसे मत किया करो, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो अपने दोस्तों के घर चली जाया करो। यूं दरवाजे पर खड़े होकर या छत पर खड़े होकर इशारेबाजी मत किया करो। मुझे ये बात पसंद नहीं है। लेकिन वो बच्ची थी और आंख बचाकर मुझसे ये सारी हरकतें ज़रूर करती थी। लेकिन जब मुझे इस बारे में पता चलता तो मैं उसको बहुत डांटता था कि तुमने ये हरकत क्यों की है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये इज्जतदार लड़कियों का शोभा नहीं देता। अक्सर मैं अपने मोहल्ले की उस लड़की के बारे में ज़रूर अपनी बहन को मिसाल देता कि वो भी तो लड़की है, लेकिन कभी दरवाजे पर खड़ी नहीं होती। और उन लोगों को हमारे मोहल्ले में रहते हुए काफ़ी समय भी गुजर चुका था, लेकिन आज तक उसका चेहरा भी किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा था। अगर वो कभी बाहर आती तो बहुत ही अच्छे कपड़े पहन कर आती थी और चेहरे पर भी मास्क होता था। किसी ने आज तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। उसकी आंखों से और उसके हाथों से महसूस होता था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मास्क लगाने के बाद उसके चेहरे का जो हिस्सा बच जाता था और हाथों को देखकर यही महसूस होता था कि उसका रंग बहुत ही गोरा है, दूध की तरह सफ़ेद है। और जब अपनी बहन को मैं समझाता था कि तुम उस लड़की से ही कुछ सीखो, कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है, मेरी बहन मेरी नसीहतों को कभी कभी सर झुकाकर सुन लेती और कभी कभी जब मैं उसको ज़्यादा ही डांटता तो उसे लड़की की मिसाल देता तो वो चिढ़ जाती थी। ये तो एक नेचुरल सी बात है
किसी भी लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ की जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा ही मेरी बहन के साथ होता था। कभी कभार तो मैं उसकी इस बात का हंसकर टाल देता और कभी कभी बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आता था। मेरी माँ मुझे यही कहती कि वो छोटी है, उसकी सारी सहेलियाँ इसी मोहल्ले में रहती हैं, उनसे ही बातें करती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। मैंने माँ से भी कहा कि इसे समझाओ कि अपनी सहेलियों के घर चली जाया करे या उन्हें अपने घर बुला लिया करे, लेकिन इस तरह छत पर खड़े होकर इशारेबाजी ना किया करे। मैं अपनी माँ के सामने भी उस लड़की की चर्चा लेकर बैठ जाता तो माँ कहती, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। हाँ, मैं मानती हूँ उस लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा, बहुत ही अच्छी और संस्कारी बच्ची है, लेकिन आज के ज़माने में जिस तरह से वो रहती है ऐसे कोई नहीं रहता। उस लड़की की खुददारी पूरे मोहल्ले में फैली हुई है और उसका भाई भी अपाहिज है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश नहीं की। मोहल्ले के सभी लोगों को उसकी आदतें पसंद हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मोहल्ले की हर लड़की उसके रंग में रंग जाएगी। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाता। कभी कभी मेरे दिल में भी उमंग आती कि मैं उस लड़की का चेहरा ज़रूर देखूं। ऐसे ही एक दिन मैं शॉप पर काम कर रहा था कि बाबा ने मुझे जल्दी घर भेज दिया कि मैं खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर आराम कर लूँ और फिर वापस शाम तक दुकान पर आ जाऊँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर घर नहीं जाता था क्योंकि मुझे काम करना ज़्यादा पसंद था। फ्री रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही कम था। इस वजह से मैंने घर आने में ही भलाई जानी और घर आने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया और अब मैं सुकून से बैठा टीवी देख रहा था। लेकिन मेरा ये सुकून बिजली विभाग वालों को पसंद नहीं आया और उन्होंने फ़ौरन ही मेरे सुकून को बर्बाद करते हुए लाइट बंद कर दी। लाइट बंद हो जाने की वजह से घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। हम मिडिल क्लास घराने से संबंध रखते थे, हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह भी नहीं था। लाइट के जाते ही पंखे बंद हो गए और फिर गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। गर्मी की वजह से एक पल भी मैं घर में बैठ नहीं पाया, परेशान होकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने बच्चों को बैट बॉल खेलते देखा था, तो बचपन से दबी मेरे अंदर क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश मचने लगी थी। इसी वजह से मैंने उन बच्चों से कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। पहले तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ज़िद करने के बाद वो लोग राज़ी हो गए। इस वजह से मैंने ज़बरदस्ती फर्स्ट बैटिंग उन लोगों से ले ली। मेरी पहली बॉल बहुत दूर गई थी। दूसरी बार उन लोगों ने मुझे वार्न कर दिया कि अगर बहुत ज़्यादा दूर गई तो हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। इस वजह से दूसरी बार जब मैंने शॉट मारा तो बैट थोड़ा सा घुमा दिया था और बॉल दीवार से लगकर ऐसी उछली कि बराबर वालों की छत पर चली गई। यानी हमारे घर के बराबर में जो वो जवान खूबसूरत लड़की का घर था, उनकी छत पर चली गई। ये सब कुछ देखकर मैं तो वहाँ से खिसक जाना चाहता था। मुझे पता था ये शैतान बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और मेरे सोचने के ठीक अनुसार उन लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे धमकी देने लगे। मैंने तो उन लोगों को पैसे भी देना चाहे कि तुम लोग जाकर नई बॉल ले आओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। कहने लगे हमें अपनी वही बॉल चाहिए। मुझे मजबूरन छत पर आना पड़ा और दीवार से कूदकर उनकी छत पर उतर आया। मेरे दिल में डर भी आ रहा था कि कहीं कोई मुझे देख न ले और मुझ पर कोई गलत इल्ज़ाम न लगा दे, क्योंकि इस तरह शरीफ लड़की की छत पर आना, वो भी शाम के समय, बड़ा ही अजीब लग रहा था। अगर मोहल्ले के लोगों को पता चल जाता तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। मेरे बारे में, मेरे किरदार के बारे में लोग सौ सौ बातें बना सकते थे। मेरे घर भी इस बात की शिकायत चली जाती। मेरे बाबा तो गुस्से के बहुत तेज़ थे। वो मेरी इस शिकायत पर मेरी हालत ही ख़राब कर देते। ये सारी बातें सोचते हुए मैं छत पर आ गया था। मैंने पूरी छत पर नज़र दौड़ाई, मुझे बॉल कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से मुझे बॉल दिखाई दी। उसे उठाकर मैं जैसे ही पलटने लगा, मुझे अजीब सी आवाज़ एक लड़की की आई कि मोबाइल को ठीक से पकड़े, मेरा एक्शन ख़राब हो रहा है। ये बात सुनकर मेरे कदम एकदम ही रुक गए थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। नीचे तेज़ आवाज़ में मोबाइल पर गाना बज रहा था और वो अपाहिज लड़का मोबाइल को ध्यान से पकड़े बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नीचे ये क्या काम हो रहा है। उस लड़की के चेहरे पर अब कोई मास्क नहीं था। वो लोग टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे। वो लड़की सामने खड़ी होकर डांस कर रही थी और वो लड़का उसकी वीडियो बना रहा था। वही लड़की जो बाहर निकलते हुए खुद को छुपा लेती थी, अंदर घर में बेहुदा कपड़े पहने अश्लील गानों पर वीडियो बना रही थी और अपने शरीर को दुनिया के सामने पेश कर रही थी। वो लड़की वीडियो बना रही थी और लड़का मोबाइल हाथ में पकड़े वीडियो शूट कर रहा था। साथ ही साथ लड़की के शरीर के कपड़े ठीक कर रहा था, यानी कि उसकी खूबसूरती को और भी उभारने की कोशिश कर रहा था।
वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे सर पर तो पहाड़ टूट पड़े। भला कोई भाई अपनी बहन की ऐसी वीडियो कैसे बना सकता था? कहाँ मैं अपनी बहन को बाहर दरवाजे पर आने के लिए मना करता था, और कहाँ ये लड़की जो घर के अंदर बैठी ऐसी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही थी, और उन सब में उसका खुददार भाई भी साथ दे रहा था। वीडियो बनाते बनाते उस लड़की की नज़र ऊपर गई। मैं उन लोगों को बहुत ही गौर से देख रहा था। उसने ऊपर देखा तो एकदम से हड़बड़ा गई और कहने लगी, गौतम ऊपर देखो, कोई लड़का खड़ा है। मैं उस लड़की की बात सुनकर एकदम पीछे हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी बात मेरे बारे में बने बिगड़े। मैं फ़ौरन ही उसकी दीवार से कूदकर अपने घर आ गया और नीचे आकर उन शैतान बच्चों को बोल देते हुए गुस्सा करने लगा कि दफ़ा हो जाओ, मेरे दरवाजे की तरफ कोई भी नहीं खेलेगा। वो लोग मेरी बात को नज़रअंदाज करके अपने गेम में मगन हो गए। मैं भी वहाँ से चला गया, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं उस आदमी का सामना करूं जो दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा खुददार बनता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी बहन से मुजरा करवा रहा था और लोगों के सामने पेश कर रहा था। आज मुझे अपनी बहन बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे कि लोगों के सामने हमारी नाक कटे। अभी मैंने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि वो अपाहिज आदमी अपने घर से निकला और लंगड़ाकर चलते हुए मेरे पास आ गया और मुझे आवाज़ देकर कहने लगा, रुक जाओ संजय, तुमसे थोड़ी बात करनी है। मेरा दिल वहाँ रुकने को नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उस इंसान की बात को टाल भी नहीं पाया और थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक गया। वो मुझे खूंखार नज़रों से घूरते हुए बोला, संजय, मैं तुम्हें एक शरीफ लड़का समझता था, जिस वजह से मैं तुमसे बातचीत कर लेता था, लेकिन तुमने आज जो ये हरकत की है ना, मेरा बस नहीं चल रहा है मैं तुम्हारे बाप के पास जाऊँ और तुम्हारी शिकायत कर दूँ। मेरा भी गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जिन लोगों को मैं इतना शरीफ समझता था, जिनकी इज्जत करते हुए मैं नहीं थकता था, जिनके घर की मिसालें मैं अपने घर में देता था, वो लोग इस तरीके से रहते थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा कि तुम और तुम्हारी बहन जो गंदा खेल अपने घर में चला रहे हो ना, हमारी बहन बेटियों को भी खराब करोगे। तुम्हें जिसको भी बताना है ना, जाकर बता दो, बल्कि ये काम मैं खुद कर लूँगा कि सारे लोगों को बिठाकर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊँगा कि तुम्हारी बहन मोबाइल के सामने खड़ी होकर कैसे बेहुदा कपड़े पहनकर बेहुदा डांस करती है और तुम खुद अपनी बहन की वीडियो बनाते हो। मेरी बात वो सुनकर घबरा गया और मेरे कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक तो तुम मेरे घर में झांकते हो और ऊपर से मुझ पर धौंस जमा रहे हो। हम जो भी कर रहे हैं अपनी चार दीवारों के अंदर कर रहे हैं। तुम कौन होते हो हमारे मामलों में दखल अंदाजी करने वाले? और फिर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो लड़की वाला घर है, उसके बावजूद तुम हमारी छत पर आए और हमारे घर में झांक रहे थे। आने दो तुम्हारे बाप को, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैंने कहा, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो लड़की वाला घर है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो कि वो लड़की वाला घर है और वहाँ पर ऐसे काम नहीं होते। इसके बावजूद तुम अपनी बहन के साथ ये हरकतें करते हो। मैंने उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, और आप जो ये बार बार एक ही बात बोल रहे हो ना, मेरे बाप को बताएंगे, मेरे बाप को बताएंगे। आपको जिसका दिल चाहे उसको बता देना। उसके बाद मैं ये सारी बातें लोगों में फैला दूंगा कि आप अपनी ही बहन के साथ गंदी गंदी वीडियो बनाते हैं। जो तुमने और तुम्हारी बहन ने शराफत का ढोंग हर तरफ फैलाया हुआ है ना, वो सब एक एक करके खोलकर सबके सामने लेकर आऊँगा। अगर आपने मेरे बाबा से कोई भी गलत बात करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों को बदनाम कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो आदमी घबरा गया। कहने लगा, तुम बार बार बहन भाई बोल बोल कर इस रिश्ते को गाली मत दो, इस रिश्ते को नापाक मत करो। वो मेरी बहन नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी है। ये सुनकर तो मुझे लगा सच में मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मैंने कहा, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारी बहन है? इस बार उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कहने लगा, मेरी मजबूरी थी। हमारे घर वाले हमारी शादी से राज़ी नहीं थे। हमने घर से भागकर शादी कर ली, लेकिन शादी को 2 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी एक टांग ख़राब हो गई। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए। इससे पहले हम जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ के लोगों ने मेरी पत्नी का जीना हराम कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को पता था हमारा कोई सहारा नहीं है, और ऊपर से मैं भी अपाहिज हूँ। वो मेरी पत्नी पर गलत नज़र रखते थे। और अब जब वो कहती थी मैं अपने पति को बता दूंगी, तो लोग कहते हैं तुम्हारा पति अपाहिज है, वो क्या कर लेगा। इस मोहल्ले के बारे में मैंने काफ़ी बातें सुनी थी कि काफ़ी अच्छे और संस्कारी लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस मोहल्ले में आकर रहने लगे। लेकिन हम पहले से डरे हुए थे, इसलिए हमने अपने असल रिश्ते को छुपाकर बहन भाई के रिश्ते का नाम लिया था।
सोचा था अपनी ही दुनिया में रहेंगे, किसी से ज़्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे और इस तरह हमारा घर चलता रहेगा। देखो, तुम किसी से कुछ मत कहना। हम जो भी कुछ कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। हमारे पास रोज़ी रोटी कमाने का और कोई ज़रिया नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने घर की चार दीवारों के अंदर बैठ कर करते हैं। तो मेरी और मेरी मासूम पत्नी के बारे में मोहल्ले में कुछ भी मत बोलना। मैंने कहा, क्या मतलब है? आपकी बातों का मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आपकी पत्नी वीडियो बना रही है और आप बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मैं एक अपाहिज इंसान हूँ। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं। मेरा ख्याल रखने वाली मेरी सिर्फ पत्नी है जो मेरे घर का चूल्हा जला रही है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम देखते हो ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाता हूँ और घर का राशन सब्जी वगैरह लेकर आ जाता हूँ। बाकी मैं सारा दिन घर के अंदर ही रहता हूँ। मेरी पत्नी कोई मुजरा नहीं करती। वो टिकटॉक की वीडियो बनाती है जिसमें हम लोग पैसे कमाकर अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। फिर कहने लगा, मेरी पत्नी ने चैनल बना रखा है जिस पर वो अपने डांस की वीडियो डालती है जिससे कुछ पैसे आते हैं और हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं। मेरी पत्नी लोगों के सामने खुद को छुपाकर इसलिए रखती है ताकि लोग उसे पहचान न सके। ये हमारी मजबूरी है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैंने कहा, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप मर्यादा में रहकर भी वीडियो बना सकते हैं। जिस तरह की वीडियो आप अपनी पत्नी से बनवाते हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कहने लगा, हमने शुरू शुरू में मर्यादा में रहकर ही वीडियो बनाई थी, लेकिन कोई भी वीडियो को देखना पसंद नहीं करता था। और जब मर्यादा से गिरकर वीडियो बनानी शुरू कर दी तो लोगों के कमेंट आने लगे और वीडियो को वायरल होने में देर नहीं लगी। पहले तो जो लोग साफ सुथरी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते थे वो अब ऐसी बोल्ड वीडियो को बहुत देखते हैं, लेकिन कमेंट भी आते हैं कि आप ऐसी वीडियो क्यों बनाते हैं, ये हमारे समाज को गंदा करती हैं। लेकिन हम भी मजबूर हैं। साफ़ सुथरी वीडियो बनाएं तो कोई नहीं देखता, बोल्ड वीडियो बनाएं तो हर कोई देखता है। ये समाज के लोगों का भी समझ नहीं आता। एक तरफ कहते हैं साफ़ सुथरी मर्यादा में रहकर वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन वीडियो को कोई देखता भी नहीं। और अगर शरीर की नुमाइश करके वीडियो बनाई जाए तो उन्हीं वीडियो पर भर भर कर लाइक और कमेंट भी आते हैं। आखिर हम जैसे लोग करें तो क्या करें? उस आदमी की बात सुनकर मैं सारी बातें समझ गया था। ये तो हमारे समाज का धंधा था। अंदर से अश्लील वीडियो भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऊपर से अपनी शराफत का झंडा ज़रूर लहराते हैं कि ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए जो गंदी वीडियो बनाते हैं और समाज को गंदा करने वाली वीडियो को पसंद नहीं करते हैं। तो फिर उन्हें देखते क्यों हैं? लेकिन साफ़ सुथरी वीडियो को तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। जो लोग अपनी घर की रोज़ी रोटी चलाने के लिए सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, धीरे धीरे वो शराफत का चोला उतार कर अपने शरीर को दिखाने लगते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों की मजबूरी होती है। समाज की इस दोहरी सोच पर मुझे अफसोस हुआ था। उस आदमी की तरफ देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। मैंने उससे कहा कि मैं आपकी छत पर कोई ताका झाकी करने नहीं गया था, बल्कि वहाँ मेरी बॉल गिर गई थी, वहीं उठाने गया था। आपकी पत्नी की आवाज़ सुनी तो यूं अचानक नीचे झांका। मेरी आंखों ने वो मंजर देख लिया था। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये बोलकर मैं अपनी बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट करके दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद भी मेरे दिमाग में उसी आदमी की बातें चल रही थी और मुझे एहसास हो रहा था कि हर घर का अपना अपना अलग माहौल होता है। हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती और कभी कभी आंखों देखा सच भी नहीं होता। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।